तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर तमाम बुक्स लिखी गई हैं और हर बुक अपने आप में कुछ ना कुछ खास लर्निंग समेटे हुए होती है। मगर आज की जो बुक समरी है वो एक ऐसी बुक की है जिसमें कोई खास नहीं, कई खास लर्निंग्स और पूरे मार्केट की नॉलेज इसमें समाई हुई है। और इसीलिए इस बुक समरी को पढ़ने के बाद आप बन जाते हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। जी हां, आज की बुक समरी यही है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बुक समरी की, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे लिखा है बेंजामिन ग्राहम ने। इन्वेस्टमेंट पर लिखी ये बुक खुद वॉरेन बफेट रिकमेंड करते हैं, तो जाहिर है ये बुक ऐसे ही लोगों की फेवरेट बुक नहीं है। बेंजामिन ग्राहम, जो इस बुक के ऑथर हैं और जो फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहे जाते हैं, उन्होंने अपनी इस बुक में कई ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर की हैं ताकि इसे पढ़ने के बाद आप भी स्टॉक मार्केट को मात देकर बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। इस समरी में सब कुछ दिया गया है, बॉन्ड से लेकर स्टॉक्स, स्ट्रेटजी, टैक्टिक्स, रिस्क और रिपोर्ट तक सब कुछ। साथ ही ग्राहम ने अपनी थ्योरीज और आइडियाज को समझाने के लिए कई सारे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हैं। ये जानी मानी बुक किसी फाइनेंस मार्केट बाइबल से कम नहीं है, जो हर इन्वेस्टर को कम से कम एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। तो आइए इस लर्निंग जर्नी की शुरुआत इस चैप्टर से करते हैं, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन, रिजल्ट टू बी एक्सपेक्टेड बाय द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। चैप्टर 1। बेंजामिन ग्राहम इसमें इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स की बात करते हैं और बताते हैं कि कैसे ये दोनों टर्म एक दूसरे के अपोजिट जाते हैं। साथ ही वो कुछ लेसन्स भी देते हैं ताकि रीडर्स कंफ्यूज होकर दोनों को एक ही ना समझ ले। ये दोनों टर्म काफी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि फाइनेंस मार्केट में आप अक्सर लोगों को या आप खुद भी इन दोनों के बीच कंफ्यूज होते हुए देख सकते हैं। तो हम बताते हैं, एक स्पेकुलेटर वो होता है जिसकी खुद की वेल्थ बिल्ड होने के चांस कम होते हैं क्योंकि वो दूसरों की वेल्थ बिल्ड करता है। ये लोग प्रॉफिट कमाने के लिए रिस्क लेने को तैयार रहते हैं और अपनी एजुकेशन और नॉलेज के बेसिस पर अंदाजे लगाते हैं कि मार्केट का रुख किस तरफ होगा। अब बात करते हैं इन्वेस्टर की। एक इन्वेस्टर इसके एकदम अपोजिट करता है। वो इन्वेस्ट करने से पहले स्टॉक्स को कैलकुलेट कर लेता है। वो अपने लिए वेल्थ बिल्ड करता है, न कि दूसरों के लिए। वो जानता है कि स्टॉक्स के प्राइस ऊपर जा सकते हैं क्योंकि कोई और प्राइस से ज्यादा पे करने वाला है। इन्वेस्टर खुद के लिए पैसा कमाते हैं, जबकि स्पेकुलेटर ब्रोकर के लिए पैसा कमाते हैं। स्पेकुलेटर शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हैं और अगर वो मार्केट बीट भी कर लें तो भी डिसीजन सही नहीं निकलने पर बड़ी बड़ी हाँकने लगते हैं। चाहे उनकी स्ट्रेटेजीज कितनी ही डम्ब या डेंजरस क्यों ना हो, फिर भी वो अपना टेम्पररी प्रॉफिट दिखावा करने से बाज नहीं आते। वहीं दूसरी तरफ इन्वेस्टर कुछ साबित नहीं करना चाहते। उन्हें टेम्पररी प्रॉफिट में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही वो जल्दबाजी में कोई डेंजरस स्टेप लेते हैं। मान लो कि आपको कहीं जाना है तो आप ये सोचकर 65 की स्पीड से कार ड्राइव करते हो कि 2 घंटे में तो आप पहुंच ही जाओगे। लेकिन क्या आप और जल्दी के चक्कर में 130 की स्पीड से ड्राइव करके अपनी लाइफ को रिस्क में डालेंगे? नहीं ना। स्पेकुलेटर असल में यही करते हैं। ऑनलाइन ट्रेडिंग स्पेकुलेटिंग का ही एक पहलू है। 1990 के दौर में यह पैसे कमाने का एक इजी जरिया माना जाता था। इसके लिए कई सारे ऐड भी आया करते थे जो लोगों को ऑनलाइन ट्रेड के लिए एनकरेज करते थे। 1999 का दौर आते आते करीब 6 मिलियन लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग से जुड़ चुके थे। दिसंबर और जनवरी के टाइम में छोटे स्टॉक्स बड़े प्रॉफिट कमाया करते थे। ऑनलाइन ट्रेडिंग को लोग काफी बड़े पैमाने पर प्रमोट किया करते थे और दूसरों को भी ऐसा ही करने के लिए कहते थे। लेकिन जब ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें जुड़ने लगे तो रिटर्न भी कम मिलने लगा। एक और टेक्निक है फुलिश 4, जिसे 1990 के टाइम में बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। इसमें आपको सिर्फ यह करना होता है कि एक फाइनेंस इंडेक्स में लिस्टेड 5 स्टॉक्स को चूज करो, सबसे कम प्राइस वाले स्टॉक को हटा दो, सेकंड लोएस्ट वाले स्टॉक में 40% पैसा लगाओ और बाकी बचे तीनों स्टॉक में 20% पैसा लगाना चाहिए। यह प्रोसेस तब तक रिपीट करो जब तक कि आप अच्छा खासा पैसा कमा नहीं लेते। बेशक यह तरीका उतना काम नहीं आया जितना कि लोगों को उम्मीद थी। मार्केट को गिराने के बजाय उन हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई जिन्होंने इस स्कीम के हिसाब से अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। तो जब स्पेकुलेटिंग और इन्वेस्टिंग की बात आए तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बस 3 चीजें याद रखना। जब आप सिर्फ स्पेकुलेट कर रहे होते हैं तो यह कभी मत सोचना कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे ही आप स्पेकुलेटिंग को सीरियसली लेना शुरू करते हो, यह आपके लिए खतरनाक हो जाता है। इसीलिए आपको स्पेकुलेटिंग में काफी सोच समझ कर ही पैसा लगाना चाहिए। जैसे एक इंटेलिजेंट गैम्बलर कैसीनो में अपना सारा पैसा न लगाकर थोड़ा बहुत पैसा लगाता है, इसी तरह आपको भी स्पेकुलेटिंग में 10% से ज्यादा पैसा कभी नहीं लगाना चाहिए। गैम्बलिंग यानी कि सट्टा खेलना इंसान की एक फितरत है जिसे लोग चाहकर भी दबा नहीं पाते, लेकिन फिर भी
आपको इसकी लत से बचना चाहिए। जितना हो सके खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। सिर्फ यही एक तरीका है जो हमें स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट के बीच कंफ्यूज होने से बचा सकता है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, द इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन। बेंजामिन ग्राहम इन्फ्लेशन की बात करते हैं कि यह बॉन्ड को किस तरह से इंपैक्ट करता है। साथ ही वो स्टॉक्स और बॉन्ड के बीच इन्वेस्टिंग के फर्क को भी समझाते हैं, पर यह भी कि दोनों के फायदे और नुकसान क्या हैं। डॉलर की वैल्यू कम हो रही है। जो चीज आज से 50 साल पहले आप 1 सेंट में ले सकते थे, वो आज आपको $5 से कम में नहीं मिलेगी। जिनकी इनकम फिक्स्ड है, उन्हें इस इन्फ्लेशन की वजह से काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। मान लो कि आज आप $2 में ब्रेड लेते हो और आप $5000 कमाते हो, जो कि आपकी फिक्स्ड इनकम है और आगे बढ़ने वाली नहीं है। अब जैसा कि हमने कहा कि डॉलर की वैल्यू घटती जा रही है, तो आज जो ब्रेड $2 की है, वही कल 3 या 4 या 5 की भी हो सकती है। लेकिन आपकी इनकम तो वही रहेगी ना, तो आपको आगे चलकर महंगाई की मार झेलनी पड़ सकती है। इसलिए बेहतर है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाए। ये बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने से बेहतर होता है। बॉन्ड वो इन्वेस्टमेंट है जहां आप पैसे लेने वाले यानी कि बोरोवर को एक स्पेसिफिक अमाउंट उधार पर देते हो, जो कि आपको कुछ फिक्स टाइम के बाद इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाता है। अब क्योंकि डॉलर की वैल्यू नीचे जा रही है, तो इसका मतलब आप भी तो नुकसान की तरफ जा रहे हैं, है ना? तो नतीजतन कुछ फाइनेंशियल अथॉरिटीज ऐसे पोर्टफोलियो एडवाइस करते हैं जहां 100% स्टॉक्स हों और बॉन्ड ना हो। पर क्या यह डिसीजन सही होगा? सबसे पहले तो इन्फ्लेशन पर ध्यान दो और यह देखो कि डॉलर की वैल्यू कैसे कम हो रही है, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए यह ज्यादा लॉजिकल और रीजनेबल रहेगा कि वो फ्यूचर इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से अपने डिसीजन लें। हालांकि स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से डॉलर की गिरती वैल्यू आपको स्टॉक्स की तरफ खींच सकती है, पर जब प्राइस कम हुए थे तो स्टॉक के रिटर्न बेहद खराब रहे थे। ये एक चौंकाने वाला फैक्ट है ना? तो आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? REITs और TIPS। REITs रियल स्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं, यानी वो कंपनी जो प्रॉपर्टी से रेंट कलेक्ट करती है। इन्फ्लेशन के टाइम पर यह कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है। TIPS यानी ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट बॉन्ड। जब इन्फ्लेशन आती है तो इनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है और इनमें जरा भी रिस्क शामिल नहीं है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के तौर पर आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सोच समझकर और लॉजिकल डिसीजन लेंगे, जो कि सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंस पर बेस ना हो। लोग दावा करते रहते हैं कि स्टॉक्स पहले से ही बॉन्ड से ज्यादा पॉपुलर हैं, लेकिन ये डेटा जिस अमाउंट पर बेस्ड है वो 7 स्टॉक्स से भी कम का है। इसी बीच 1800 के दशक में 300 से भी ज्यादा कंपनियां दिवालियां हो गई थी और JP मॉर्गन जैसी कंपनी किसी तरह से सरवाइव करती आई है। ये बड़ी हैरत की बात है, पर सच तो यह है कि हर बार सरवाइव करने के लिए भी उन्हें कई बार फाइनेंशियल नुकसान झेलने पड़े। तो आखिर हम क्यों उम्मीद करें कि स्टॉक के फ्यूचर रिटर्न हमेशा पास्ट जैसे मिलने चाहिए? और अगर हर स्टॉक इन्वेस्टर इसी तरीके से सोचता रहा तो क्या स्टॉक्स ओवर प्राइस नहीं हो जाएंगे? अगर आपको यह चीज समझ नहीं आई तो इसे कुछ इस तरीके से समझिए। माइकल जॉर्डन अपने टाइम के बेहतरीन बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक थे। शिकागो बुल्स ने उन्हें एक साल $34 मिलियन पे किया था और वो डिजर्व भी करते थे। लेकिन क्या उन्हें साल के $340 मिलियन या साल का 3.4 बिलियन पे करना सही डिसीजन होता? नहीं। इसी तरह अगर आपको भी लगता है कि स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो भी जो लोग उनमें इन्वेस्ट कर रहे होंगे लाखों की तादाद में होंगे। स्टॉक्स ओवर वैल्यूड रहेंगे और आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। स्टॉक्स और बॉन्ड्स दोनों अलग अलग हैं और दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान हैं और ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट भी कभी नहीं हो सकते। इसीलिए एक की खातिर दूसरे को पूरी तरह से अवॉइड करना समझदारी नहीं होगी। तो बॉन्ड और शेयर्स के बीच की स्ट्रेटेजी समझने के बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है जनरल पोर्टफोलियो पॉलिसी। इस चैप्टर में बेंजामिन ग्राहम 2 तरह की स्ट्रेटेजी के बीच का फर्क समझाते हैं ताकि आपका पोर्टफोलियो एक्टिव और पैसिव बना रहे। वो ये भी डिस्क्राइब करते हैं कि अगर कोई बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसे स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। पोर्टफोलियो बनाने के लिए 2 तरह की स्ट्रेटेजी यूज होती है। पहली है एक्टिव एंटरप्राइजिंग और दूसरी है पैसिव या डिफेंसिव। एक्टिव स्ट्रेटेजी में हम कई तरह के बॉन्ड, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स को रिसर्च करके सिलेक्ट करते रहते हैं। पर अगर आप पैसिव स्ट्रेटेजी चूज करते हैं तो आप एक परमानेंट पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे, जिसे एक बार क्रिएट करने के बाद आपको और आगे एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिजिकली एक्टिव अप्रोच ज्यादा मुश्किल होती है क्योंकि इसमें आपको काफी काम करना पड़ता है। इमोशनली डिफेंसिव स्ट्रेटेजी काफी डिमांडिंग हो सकती है क्योंकि इसमें कई तरह के उतार चढ़ाव फेस करने पड़ सकते हैं। अगर आप डिफेंसिव इन्वेस्टर बनना चूज करते हैं तो सबसे पहले
यह डिसाइड कर लीजिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट स्टॉक में जाएगा और कितना बॉन्ड में। पर इसे करने का इफेक्टिव तरीका है अपनी एज को 100 से माइनस कर लो, जो बचता है उतने परसेंटेज स्टॉक्स में रखो और बाकी बॉन्ड में। आप शायद सोच रहे होंगे कि इसका आपकी एज से क्या लेना देना है। वैसे आपने एक अच्छा सवाल पूछा। एक 80 साल का आदमी जिसे अच्छी पेंशन मिल रही है, उसके पास एक अच्छा घर है, बच्चे हैं जो उसका ध्यान रखते हैं, तो ऐसा आदमी अपना सारा पैसा बॉन्ड में लगाएगा तो ये उसकी बेवकूफी होगी। वहीं दूसरी तरफ एक 25 साल का यंग आदमी जो अपनी शादी और घर की डाउन पेमेंट के लिए सेविंग कर रहा है, वो इस तरह का रिस्क ले ही नहीं सकता, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में कोई भी उथल पुथल हुई तो उसका सारा पैसा डूब जाएगा। तो बात यह है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी करंट सिचुएशन पर भी गौर करना जरूरी है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और जिम्मेदारियां डिसाइड करेंगी कि आपको पैसा कहां लगाना चाहिए। क्या आप सिंगल हैं? आपका पार्टनर क्या करता है? क्या आपके बच्चे हैं? क्या आपको कोई खानदानी पैसा मिलने की उम्मीद है? आप इन्वेस्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा कितने तक का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं? ये ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट का रिस्क लेने से पहले एक बार खुद से पूछ लेने चाहिए। तो अगर अभी आपकी उम्र कम है और फिर भी रिस्क लेने से घबराते हैं, तो आपको बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन बॉन्ड एक तरह के नहीं होते। तो क्या ये टैक्सेबल होने चाहिए या टैक्स फ्री, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, बॉन्ड या बॉन्ड फंड? तो जवाब है कि सिर्फ टैक्स फ्री बॉन्ड खरीदना ही सही रहेगा। टैक्सेबल बॉन्ड खरीदने से आपकी मेहनत की कमाई गवर्नमेंट के हाथों में चली जाएगी। इंटरमीडिएट यानी कि बीच के टर्म वाले बॉन्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर रहेगा कि जो 5 से 10 साल में मैच्योर हो जाएं। लेकिन शॉर्ट टर्म बॉन्ड में इन्वेस्ट कभी भी मत कीजिए, और बॉन्ड फंड या कई सारे बॉन्ड का एक कलेक्शन ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ये सस्ते और डाइवर्स होते हैं। 2000 से 2002 के दौरान मार्केट में बड़ा क्रैश देखने को मिला, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को यकीन हो चला था कि स्टॉक मार्केट बेहद रिस्की है। लेकिन अब क्योंकि लोगों ने पहले ही कई तरह की इन्वेस्टिंग करना कम कर दी थी, तो रिस्क फैक्टर भी कम हो गया। तो अगर आप स्टॉक्स ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो आप कौन से स्टॉक लेना पसंद करोगे? पीटर लिंच जो कि एक फेमस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, बाय व्हाट यू नो यानी आप जिसके बारे में जानते हैं वो खरीदें, इस कंसेप्ट पर जोर देते हैं। वो इन्वेस्टर्स को यह मैसेज देना चाहते हैं कि उन्हें कॉमन नॉलेज के बेस पर स्टॉक्स डिस्कवर करने चाहिए। जैसे मान लो कि आपको कभी कोई बढ़िया रेस्टोरेंट मिल गया, या एक अच्छी जीन्स का ब्रांड, या कोई अच्छा टूथपेस्ट मिला, तो आप ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे ये आइडिया एक हद तक सही भी है। कई सारे इन्वेस्टर्स इसलिए भी मार्केट को बीट कर पाए क्योंकि उन्होंने उन्हीं चीजों में इन्वेस्ट किया था जिनके बारे में वो अच्छे से जानते थे। लेकिन लिंच का रूल तभी फॉलो करेगा जब आप इसे इसके रिजल्ट्स के साथ फॉलो कर पाएंगे, यानी कि एक प्रॉमिसिंग कंपनी ढूंढना। ये तो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है रिसर्च करना। बदकिस्मती से कई सारे स्टॉक्स खरीदने वाले लोग सेकंड पार्ट के बारे में भूल ही जाते हैं। एक अमेरिकन सिंगर बारबरा स्ट्रीसैंड का कहना था कि वो रोज स्टारबक्स जाया करती थी और रोज स्टॉक्स खरीदा करती थी, लेकिन वो बेचारी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना भूल गई थी। कई लोग Amazon.com में भी इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो इस साइट को बहुत बार विजिट करते हैं, हालांकि उन्हें इसकी रिपोर्ट की कोई नॉलेज नहीं होती। जिस चीज के बारे में आपको पता है उसे खरीदना एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, लेकिन तभी जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने का कष्ट उठाते हैं। इसीलिए टेक्निकल एज होना इंपॉर्टेंट है और हमेशा फैक्ट्स के बेसिस पर लॉजिकल डिसीजन लें। नेक्स्ट चैप्टर है पोर्टफोलियो पॉलिसी फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, नेगेटिव अप्रोच। ग्राहम रिस्की बॉन्ड के बारे में बात करते हैं जिनसे एक इन्वेस्टर को बच के रहना चाहिए। साथ ही आईपीओ के बारे में डिटेल से बताते हैं और उनमें इन्वेस्ट करने की स्ट्रेटेजी पर भी बात करते हैं। लास्ट में ग्राहम ये भी डिटेल से समझाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट प्रेडिक्ट करना बेस्ट टेक्निक क्यों नहीं मानी जाती। हाई यील्ड बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं जिन्हें ऑफर करने वाली कंपनीज की लो क्रेडिट रेटिंग होती है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अपने उधार को न चुकाने की वजह से ही इन कंपनीज की रेपुटेशन खराब मानी जाती है और इसकी वजह से इन्हें जंक बॉन्ड कहा जाता है। इन्वेस्टिंग में होने वाले रिस्क पहले से ही काफी ज्यादा होते हैं, इसीलिए और ज्यादा रिस्क में पड़ना कोई अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं मानी जाएगी। और उनमें भी बुरे होते हैं फॉरेन बॉन्ड। अक्सर लोग दूसरे देशों जैसे ब्राजील, मैक्सिको, नाइजीरिया, रशिया और वेनेजुएला जैसी कंट्रीज के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा फॉरेन बॉन्ड में न ही लगाएं तो ही अच्छा होगा। एक और चीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, वो ये कि स्टॉक्स को बार बार खरीदना और बेचना यानी ट्रेड नहीं करना चाहिए। मार्केट में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं,
तो आप स्टॉक्स बेचते खरीदते रहना चाहेंगे, पर इसका फायदा सिर्फ आपके ब्रोकर को होने वाला है। स्टॉक्स को खरीदने और बेचने के लिए ट्रेडिंग कॉस्ट देना पड़ता है और यह आपको फायदे के बजाय और नुकसान में डाल देगी। आपको मार्केट को लेकर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि यहां तो पेशेंस ही सक्सेस दिला सकती है। 1990 के दशक में यह ट्रेंड चल पड़ा था कि जो कोई भी आईपीओ के स्टॉक्स खरीदेगा रातों रात करोड़पति बन जाएगा। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी किसी कंपनी के स्टॉक्स की पब्लिक में फर्स्ट सेल को आईपीओ कहा जाता है। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट के आईपीओ, एक कंपनी है, हर कंपनी की किस्मत माइक्रोसॉफ्ट जैसी नहीं होती। फिर जब लिनक्स आई तो हर किसी को लगा कि दूसरी माइक्रोसॉफ्ट बनने वाली है। लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिक्स पर नजर डालें तो लिनक्स को हर डॉलर का 70% लॉस हो रहा था जो कंपनी में लगा था। पर फिर भी किसी तरह प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के हिसाब से कंपनी की वैल्यू करीब $12.7 बिलियन थी। अगर आपका पड़ोसी कभी आकर यह पूछे कि क्या आप उसके स्ट्रगल कर रहे नए बिजनेस में $12.7 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो आपका जवाब क्या होगा? आप उसकी बात को सीरियसली लोगे या फिर उसे इग्नोर करते हुए अपने काम में लग जाओगे? आप इग्नोर ही करना चाहोगे, क्योंकि कोई भी किसी के नए बिजनेस के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा भला? तो आईपीओ भी हर कंपनी के लिए बेस्ट बेट नहीं होती है। एक आइडियल वर्ल्ड में इन्वेस्टर को स्टॉक्स तब तक होल्ड करके रखने चाहिए जब तक कि उसकी प्राइस कम चल रही हो, और तब बेचना चाहिए जब वो ओवर प्राइस्ड हो जाएं। लेकिन आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि आने वाले दिनों में मार्केट और भी नीचे आ सकती है? तो अपने सारे स्टॉक्स बेचने सही रहेंगे? जाहिर सी बात है कि आप फ्यूचर प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते। आप तो क्या, कई बार बड़े बड़े प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स की प्रेडिक्शन भी गलत निकल जाती है। अगर पास्ट एक्सपीरियंस देखें तो हमें पता चल जाएगा कि क्या बेचना चाहिए और क्या खरीदना। लेकिन रियल टाइम में चीजें काफी अलग होती हैं। इसीलिए पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर प्रेडिक्शन करने की गलती कभी भी ना करें, क्योंकि जो पास्ट में हुआ था जरूरी नहीं कि फ्यूचर में भी होगा। क्या आपको मार्केट की डाइवर्स रेंज में इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी अलग अलग टाइप के स्टॉक्स में, या फिर आप अपने सारे पैसे एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे? आपको पता है कि अमेरिका के अमीर लोगों ने तो एक सिंगल इन्वेस्टमेंट से ही अपनी सारी दौलत कमाई है। तो यानी अपने पैसे इधर उधर डालने के बजाय एक सिंगल स्टॉक में लगाना ही वाइज डिसीजन होगा। और बात जब स्टॉक की हो तो आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए? यूएस के बाहर इन्वेस्टमेंट करने में कोई हर्ज नहीं है। कोई नहीं बता सकता कि फ्यूचर में विदेश में क्या होगा या अपने देश में क्या होगा। इसलिए अच्छा यही होगा कि एक लेस रिस्की पोजीशन में रहा जाए, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि इन्वेस्टमेंट के लिए यूएस मार्केट ही हमेशा बेस्ट चॉइस साबित होगी। आइए अब इसी के साथ बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, द इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस। मिस्टर मार्केट का फेमस मेटाफर इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है, जो हमें मार्केट को समझने में हेल्प करेगा। ग्राहम इंडेक्स और म्यूचुअल फंड की भी बात करते हैं और यह भी बताते हैं कि कौन सा ज्यादा बेटर ऑप्शन है। ज्यादातर टाइम मार्केट एकदम सही प्राइस्ड होते हैं, पर कई बार प्राइस ठीक नहीं होता। कभी कभी प्राइस काफी गलत होते हैं। ऐसे वक्त में मार्केट को एक इंसान की तरह मानकर सोचें, मिस्टर मार्केट। अब ये जो मिस्टर मार्केट हैं ये बायपोलर हैं, और कई बार कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव होकर मार्केट को कुछ ज्यादा ही वैल्यू दे बैठते हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है कि जब मिस्टर मार्केट एकदम नेगेटिव होकर मार्केट को अंडर वैल्यू कर देते हैं। तो ऐसे में आपके पास एक ही ऑप्शन है, मिस्टर मार्केट को पूरी तरह से नजरअंदाज करो। अब आप ही बताइए, क्या इस बात का कोई लॉजिक बनता है कि एक पागल हर 5 दिन बाद आकर आपसे कहे कि जो उसके साथ हो रहा है, जो उसे फील हो रहा है, एग्जैक्टली वही आपको भी फील करना चाहिए? नहीं ना, आप वही फील करेंगे जो आप एक्सपीरियंस करेंगे। तो किसी और के इमोशंस में आकर आप अपने इमोशंस को तो नहीं बदल सकते। तो फिर क्यों लाखों लोग मिस्टर मार्केट की बात सुनते हैं, जो उन्हें बताता है कि उन्हें कैसा फील करना चाहिए? साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आप लोगों को नंबर का एक रैंडम सीक्वेंस देकर उन्हें बताएं कि अगला नंबर बता पाना नामुमकिन है, तो वो कभी भी नेक्स्ट नंबर गेस करने के बारे में सोचेंगे तक नहीं, क्योंकि ह्यूमन नेचर ही कुछ ऐसा है। हमें जो बताया जाता है हम उस पर यकीन करते हैं। इन्वेस्टर्स ये सोचकर किसी ग्रो करने वाले फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं कि वो आगे भी ग्रो करते रहेंगे। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि इंसान ये समझता है कि शॉर्ट टर्म रिजल्ट से हम लॉन्ग रन का रिजल्ट भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हमें लगता है कि सिर्फ कुछ ही बेसबॉल प्लेयर्स होम रन हिट कर सकते हैं, सारे नहीं, और सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स अच्छे ग्रेड्स ला सकते हैं, सारे नहीं। लेकिन बदकिस्मती से यह स्ट्रेटेजी फाइनेंशियल मार्केट में बिल्कुल भी काम नहीं करती। 2 तरह के फंड्स होते हैं जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड।
म्यूचुअल फंड 1924 में इंट्रोड्यूस हुए थे। इन्हें प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है। ये चीप और मैनेज करने में आसान होते हैं। वहीं दूसरी ओर इंडेक्स फंड अलग अलग स्टॉक्स का पोर्टफोलियो होता है, जो किसी फाइनेंशियल मार्केट में इंडेक्स जैसे कि S&P और नैस्डैक की परफॉर्मेंस के हिसाब से रिजल्ट दिखाता है। इंडेक्स फंड म्यूचुअल फंड से ज्यादा अच्छा रिटर्न देने के लिए जाने जाते हैं। बस इसमें एक कमी है, इंडेक्स फंड्स बोरिंग होते हैं। ये मार्केट के परफॉर्मेंस के हिसाब से बने होते हैं, इसलिए ये कभी मार्केट को बीट नहीं कर पाते। कई सारे और भी फंड्स हैं जो इंडेक्स को भी बीट करते हैं। तो आखिर इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? इनके मैनेजर्स कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर होते हैं। अगर मैनेजर को अपनी कंपनी पर भरोसा होगा तभी तो वो कंपनी के शेयर खरीदेंगे। ये एक तरह से ट्रस्ट की बात है। दूसरी चीज, ये चीप होते हैं। कोई भी फंड अगर ओवर प्राइस्ड हुआ तो मार्केट को बीट कैसे कर पाएगा? तीसरी बात, ये नए इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट नहीं करते, बल्कि अपने ही शेयर होल्डर्स को और ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए एनकरेज करते हैं। और लास्ट में ये लोग एडवर्टीजमेंट नहीं करते। आखिर कोई क्यों शेयर की एडवर्टाइजिंग करके सबको सीक्रेट बताएगा जब तक कि शेयर्स ओवर प्राइस ना हो जाएं। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, द इन्वेस्टर एंड हिज एडवाइजर्स। इस चैप्टर में ग्राहम इस बात की चर्चा करते हैं कि कुछ इन्वेस्टर्स को प्रोफेशनल एडवाइजर्स की जरूरत भी पड़ती है। तो इसलिए यह पता होना चाहिए कि कहीं आपको भी किसी प्रोफेशनल की जरूरत तो नहीं है। वो आगे हमें डिटेल भी देते हैं कि इन्वेस्टर्स को अपना पैसा लगाने के लिए किस तरह की कंपनी देखनी चाहिए। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट में डिसीजन अकेले लेना पसंद करते हैं। वो खुद अपने स्टॉक्स पिक करते हैं, जो भी रिसर्च करनी हो खुद करते हैं और खुद ही इन्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन हर किसी के पास एक जैसा एक्सपीरियंस और समझने की या जज करने की एबिलिटी नहीं होती। तो ऐसे में हमें एक प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है जो हमें बता सके कि कहां और कब इन्वेस्ट करना है। तो आपको यह कैसे पता चलेगा कि आपको एक प्रोफेशनल की जरूरत है? तो हम बताते हैं। आपको ये 4 चीजें देखनी है: बड़े नुकसान, बिगड़ा हुआ बजट, अनरिकॉग्नाइज्ड पोर्टफोलियो और बड़े बड़े बदलाव। अगर आप उनमें से हैं जो खुद इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और फिर हमेशा नुकसान झेलते हैं, तो आपको प्रोफेशनल लोगों की सख्त जरूरत है। अगर आपको फाइनेंशियल मैटर में दिक्कत आ रही है या आपके खर्चों का बजट फेल हो जाता है, तो भी आपको प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। एक अनऑर्गेनाइज्ड पोर्टफोलियो एक और निशानी है। अगर आपके पोर्टफोलियो में कई तरह के स्टॉक्स हैं, जैसे कि आपने सिर्फ ये सोच करके 39 यानी कि 39 अलग तरह के इंटरनेट स्टॉक्स ले रखे हैं कि टेक्नोलॉजी आपको प्रॉफिटेबल लगती है, तो भी आपको एक प्रोफेशनल गाइड की जरूरत है। लास्ट में अगर आप अपनी लाइफ में किसी मेजर चेंज से गुजर रहे हैं, जैसे कि रिटायरमेंट प्लान सेट करना या बच्चों को कॉलेज भेजना, तो भी आपको प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। किसी ऐसे प्रोफेशनल को ढूंढो जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर सको। जब आपको उन पर पूरा भरोसा होगा तभी आप अपना पैसा उनके हाथ में दे पाएंगे। एक बार अगर कोई आपको ऐसा मिल जाए तो यह भी पता कर लेना कि वो अपने काम में कैसे हैं। आप उनके साथियों से उनके बारे में पूछताछ कर सकते हैं। आपको यह भी पता करना चाहिए कि जिस इंसान पर आप भरोसा कर रहे हैं क्या वो इतने एक्सपर्ट हैं कि आपकी हेल्प कर सकें, और यह भी देखना कि वो क्या वाकई में आपके काम आ सकते हैं या नहीं। उनसे अच्छी तरह सवाल जवाब करने के बाद ही आप उन्हें बेहतर जान पाएंगे। लेकिन आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि स्टॉक में आपको कितना पैसा लगाना चाहिए? तो आपको यहां कंपनी के लॉन्ग टर्म की पॉसिबिलिटी को देखना चाहिए। कम से कम 5 सालों की रिपोर्ट चेक करो और पता लगाओ कि कंपनी आगे चलेगी भी या नहीं। दूसरी चीज, आपको यह भी पता होना चाहिए कि कंपनी कैसे मैनेज होती है। मैनेजर्स को इकोनॉमी को दोष देने के बजाय अपनी गलतियां और अपनी फेलियर्स को स्वीकार करना चाहिए। साथ ही आपको कंपनी की फाइनेंशियल ताकत यानी कि वो कितनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, ये पता होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपको यह चीज पक्का करना है कि कंपनी जितना यूज करती है उससे ज्यादा कैश प्रोड्यूस करे। कंपनी ऐसी पोजीशन में कभी ना रहे जहां पर इस पर बड़ी बड़ी लायबिलिटीज और देनदारियां हों, और ये अपने खर्चे भी ना उठा सके, क्योंकि आपको एक ऐसी कंपनी चाहिए जो प्रॉफिट पर चलती हो। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है थिंग्स टू कंसिडर अबाउट प्री शेयरिंग अर्निंग्स। ग्राहम शॉर्ट टर्म अर्निंग्स की बात करते हैं और बताते हैं कि ये कैसे हमारे लिए बेहद धोखेबाज साबित हो सकते हैं। वो आगे ऐसी 4 कंपनीज का एग्जाम्पल भी देते हैं जो हमें यह समझने में हेल्प करेगी कि शॉर्ट टर्म रिपोर्ट क्या कर सकती है। यहां आपके लिए ऐसी 2 सलाह हैं जो आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए। पहली, एक सिंगल ईयर अर्निंग को ज्यादा सीरियसली मत लो। दूसरी, अगर आप शॉर्ट टर्म अर्निंग्स पर ध्यान देते हो तो पहले यह देख लो कि कहीं कोई जाल या छुपा हुआ रिस्क ना हो।
इसका मतलब यह है कि कई सारी कंपनीज इन्वेस्टर्स को धोखे में रखने के लिए अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के साथ छेड़छाड़ करती हैं। तो इस बात का पता लगाने के दो तरीके हैं। पहला है रीड बैकवर्ड्स, यानी आप लास्ट पेज पहले पढ़ो फिर फ्रंट पेज को पढ़ो। हो सकता है कि कंपनी जो इन्वेस्टर से छुपाना चाहती है वो शायद आपको लास्ट पेज में मिल जाए। दूसरा, रीड दी नोट्स। डेट और लोन के बारे में ज्यादातर इंफॉर्मेशन फुट नोट्स में ही कहीं छुपी रहती है। अब चलिए उन 4 स्टॉक्स को कंपेयर कर लेते हैं जिनमें मैंने 90s के डिकेड में इन्वेस्ट किया था। ये कंपनी है एमर्सन इलेक्ट्रिक कंपनी, ईएमसी कॉर्प, एक्सपेडिटर्स इंटरनेशनल ऑफ वॉशिंगटन और एक्सोडस कम्युनिकेशन इनकॉर्पोरेशन। इनमें सबसे महंगे स्टॉक्स थे एमर्सन इलेक्ट्रिक के, जो बाद में सबसे सस्ते हो गए थे क्योंकि स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया था। लेकिन कंपनी का क्या? यह कंपनी $1 बिलियन का सामान बेचती थी और टाइम के साथ इसकी अर्निंग भी काफी बढ़िया तरीके से बढ़ रही थी। ईएमसी कॉर्प के स्टॉक्स 1990 के दशक में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हुआ करते थे, जो करीब 81,000% तक बढ़े थे। हालांकि उनका प्रॉफिट 1995 और 1999 के दौरान थोड़ा बहुत नीचे आया था, पर इसके बावजूद ये एक हाईली प्रॉफिटेबल स्टॉक रहा। एक्सपेडिटर्स इंटरनेशनल साल के अंत में अचानक ही ऊपर चढ़ा, पर तब तक उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि यह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस है और इन्वेस्टर्स के बीच उतना पॉपुलर नहीं है। एक्सोडस कम्युनिकेशंस ने भी अच्छी खासी बढ़त दिखाई थी। एक साल के अंदर ही इसने $10,000 की इन्वेस्टमेंट को $110,000 में बदल दिया था। और 1999 के बाद क्या हुआ? ये सारी कंपनियां या तो दिवालिया हो चुकी थीं या 99 में इनके प्राइस काफी डाउन आ चुके थे। अब ये एक्सपेक्ट करने का कोई कारण नहीं है कि जो कंपनी शॉर्ट टर्म में अच्छा परफॉर्म कर चुकी है वो अब आगे भी हमेशा करती रहेंगी। आपको पहले कई सारी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखनी चाहिए और यह चेक करना चाहिए कि कंपनी कितने सालों से कंसिस्टेंट रही है। कुल मिलाकर आपको रिपोर्ट में दी गई हर एक लाइन पर गहराई से सोच विचार करना पड़ेगा। स्टॉक सिलेक्शंस फॉर द डिफेंसिव इन्वेस्टर। अगर कोई इन्वेस्टर रिस्क नहीं लेना चाहता तो ग्राहम एक्सप्लेन करते हैं कि ऐसे इन्वेस्टर्स को किस टाइप के स्टॉक्स लेने चाहिए। साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि कंपनीज को किस टाइप के मैनेजर्स रखने चाहिए। इसीलिए स्टॉक सिलेक्शन एक ऐसी चीज है जो आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खैर, इसके बावजूद कुछ इन्वेस्टर्स खुद रिसर्च करना पसंद करते हैं और लास्ट में अपनी ही चॉइस से स्टॉक्स पिक करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो खुद अपने स्टॉक्स पिक करना चाहेंगे, उन्हें किस टाइप की कंपनी अवॉइड करनी चाहिए? अगर आप रिस्क टेकर नहीं है तो ऐसी कंपनी एकदम अवॉइड करो जिनकी वर्थ $2 बिलियन से कम होती है। कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग होनी चाहिए और करंट अर्निंग उनकी लायबिलिटी से डबल होनी चाहिए। और न सिर्फ अर्निंग अच्छी होनी चाहिए बल्कि कंसिस्टेंसी भी रहनी चाहिए। और कंपनी को अपनी अर्निंग कम से कम 1/3 तो इंक्रीज करनी ही चाहिए। एक इन्वेस्टर के तौर पर आपको पीई रेशो यानी कि प्राइस अर्निंग रेशो चेक करने चाहिए। ये एक इंडेक्स है जो करंट प्राइस और अर्निंग के बीच का फर्क दिखाता है, तो ये फर्क मॉडरेट होना चाहिए। प्राइस बुक रेशो भी मॉडरेट होना चाहिए। ये प्राइस अर्निंग रेशो की तरह ही है, लेकिन साथ ही इसमें लायबिलिटी और डेट भी आते हैं, यानी कि ऋण भी आते हैं। और ये 1.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। स्टॉक पिक करना एक स्किल है जो हर किसी को नहीं आती। ये स्किल सीखनी पड़ती है। जैसे म्यूजिशियन कॉन्सर्ट से पहले प्रैक्टिस करते हैं या एथलीट कंपटीशन से पहले खुद को तैयार करता है, ऐसे ही स्टॉक पिकिंग में भी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। आप चाहें तो हाइपोथेटिकली शेयर्स और स्टॉक्स खरीद कर अपने रिटर्न ट्रैक कर सकते हो और फिर उसके बाद ही डिसाइड करो कि आप रियल में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो या नहीं। कई ऐसी वेबसाइट अवेलेबल हैं जिन पर जाकर आप रिवॉर्डिंग स्टॉक्स का पता लगा सकते हो। एक बात का और ख्याल रखो कि बिजनेस कौन चला रहा है। ये लोग ऐसे होने चाहिए जो मैनेजर की तरह नहीं बल्कि कंपनी के ओनर की तरह सोचते हो। इसका पता लगाने के लिए आपको यह पता करना होगा कि कंपनी की रिपोर्ट समझ में आती है या नहीं आती। अगर आती है तो मतलब कंपनी का ओनर एक अच्छा बॉस है। दूसरी चीज ये देखो कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है जो अजीब लगे और जो बार बार हो रहा हो, तो ये समझ जाना कि एक कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है। अपनी वैल्यूएबल लर्निंग को कंटिन्यू करते हुए बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। कन्वर्टेबल इश्यूज एंड वारंट्स। बेंजामिन ग्राहम कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कैसे इनमें हमें बॉन्ड और कॉमन स्टॉक्स दोनों के फायदे मिलते हैं। साथ ही इसमें इन्वेस्टर को इन्वेस्टिंग से पहले 4 तरह की कंपनीज के बारे में जानना चाहिए। कन्वर्टेबल बॉन्ड एक तरह का बॉन्ड है जो कुछ कॉमन स्टॉक्स और इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप चाहो तो बॉन्ड अपने पास रखकर उसका इंटरेस्ट लेते रहो या फिर उसे किसी कॉमन स्टॉक के बदले एक्सचेंज कर दो, लेकिन इसी वजह से इसमें इंटरेस्ट रेट भी कम होता है। लेकिन अगर इसे स्टॉक में बदल दिया जाए तो रिटर्न कॉमन स्टॉक से कहीं बेहतर मिलते हैं। ये एक तरह के आम गुठलियों के दाम वाली बात है।
क्योंकि इसमें रिस्क न के बराबर है और प्रॉफिट भी अच्छा मिलता है। तो बात अगर कंपनियों की करें तो 4 तरह की कंपनीज होती हैं जिन पर आपको ध्यान देना है। पहला, एक ओवर प्राइस्ड कंपनी। दूसरा, कुछ कंपनीज का एक एम्पायर। तीसरा, एक छोटी फर्म जो बड़ी फर्म को टेक ओवर करती हो। चौथा, किसी बेकार कंपनी की इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ल्यूसेंट टेक्नोलॉजी भी एक ऐसी ही कंपनी थी। इसकी वर्थ थी $192.9 बिलियन और ये वर्ल्ड की 12th नंबर की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी मानी जाती थी। पर अगर आप रिपोर्ट्स को थोड़ा ध्यान से देखें तो पाएंगे कि ल्यूसेंट ने एक सप्लायर क्रोमैटिक्स नेटवर्क को 4.8 बिलियन में खरीद लिया था। कंपनी कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही थी और उनके पास मुश्किल से 150 एम्प्लॉयज थे। ऊपर से कंपनी ने 1.5 बिलियन का लोन दे रखा था। 2001 में कंपनी ने क्रोमैटिक्स डिवीजन बंद कर दिया था। एक और ऐसी ही कंपनी है टाइको इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसकी वैल्यू 2001 में थी $114 बिलियन, पर इसके बावजूद कंपनी ने $750 मर्जर या रीस्ट्रक्चरिंग के लिए खर्च कर डाले थे। तो एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होने के नाते आपको ये सारे सवाल पूछने चाहिए और फाइनेंशियल रिपोर्ट देखनी चाहिए। जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करे उसे इस तरह के रिस्की बिजनेस में कभी भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, 2002 में टाइको को $9.4 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होने के नाते आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको यह पता होना चाहिए कि कंपनी कब ओवर प्राइस्ड है। बेशक ऊपर से कंपनी फलती फूलती लगे, पर थोड़ी बहुत रिसर्च करेंगे तो आपको खुद ही कमियों का पता चल जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर है अ कंपैरिजन ऑफ 8 पेयर्स ऑफ कंपनीज। ग्राहम कुछ कंपनीज का एग्जाम्पल लेते हुए ये डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं कि शॉर्ट टर्म रिपोर्ट अक्सर इन्वेस्टर्स को धोखे में डालती है। साथ ही वो उस जिम्मेदारी पर भी फोकस करते हैं जो कंपनी की अपनी शेयर होल्डर्स के प्रति होनी चाहिए। वो डिटेल से बताते हैं कि क्यों किसी कंपनी का शेयर होल्डर होने के नाते ये इंपॉर्टेंट है कि कंपनी आपके साथ ऑनेस्टी का बर्ताव करे। ग्राहम यहां अपनी बात रिस्क का टॉपिक लेते हुए खत्म करते हैं कि रिस्क इन्वेस्टर्स के साथ जुड़े हैं, न कि स्टॉक्स के साथ। एक बात याद रखना, अच्छे स्टॉक्स जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ अच्छे स्टॉक प्राइस होते हैं जो आते जाते रहते हैं। यहां हम कुछ कंपनीज का जिक्र कर रहे हैं जिनके बारे में पढ़ना जरूरी है ताकि आप ये समझ पाएं। सिस्को एंड सिस्को। 2000 में सिस्को दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कॉर्पोरेशन बन गई थी। कंपनी अपना डेटा इंटरनेट पर मैनेज करती थी। अपनी मेजर सक्सेस के कोई 10 साल बाद जाकर यह कंपनी पब्लिक हुई थी। वहीं दूसरी तरफ एक और कंपनी है सिस्को कॉर्प। ये किचन फूड सप्लाई करती है। अगर आप किसी भी आम आदमी से इन दोनों कंपनियों के बारे में पूछेंगे तो वे सिस्को में इन्वेस्ट करने को बोलेगा। हमारे माइंड में जो मेंटल इमेज बनी है उसके हिसाब से ही हम बगैर छानबीन के ये डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन अगर आप गहराई से जांच पड़ताल करो तो जानते हैं क्या पता चलेगा। सिस्को की ग्रोथ एक्विजिशन की वजह से हुई है। वहीं सिस्को कॉर्प ने भी इसी दौरान कुछ कंपनीज को अपने अंडर लिया था, हालांकि उन्होंने काफी कम अमाउंट पे किया था। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, याहू और यम। 1999 में याहू लॉन्च होते ही 1 महीने के अंदर अंदर डबल हो गई थी। इसके 90% स्टॉक्स एम्प्लॉयज के पास थे और हजारों लोग तब याहू के शेयर खरीदना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ यम ने याहू का 17 गुना ज्यादा कमाया। इसके बावजूद इसकी वैल्यू बेहद कम बढ़ी। तो शॉर्ट टर्म कॉन्टेस्ट याहू ने जीता, जिनकी अर्निंग एक ही महीने में बेतहाशा बढ़ती गई। आखिर में लास्ट अर्निंग ही मैटर करती है, क्योंकि याहू की अर्निंग यम से कहीं आगे थी। CMGI और CGI। 2000 में CMGI को 1126% का गेन हुआ था। वहीं दूसरी तरफ CGI एक कोल्ड स्टॉक थी। इसकी नेट वर्थ इनकम नीचे गिरती जा रही थी कि अचानक चीजें से एकदम रिवर्स गियर में चलने लगी जब इसके स्टॉक्स में 43% की बढ़ोतरी हुई थी। नेक्स्ट एग्जांपल है रेड हैट एंड ब्राउन शू। रेड हैट लिनक्स सॉफ्टवेयर का एक डेवलपर था जिसने शुरुआत में $7 पर शेयर ऑफर किया और बाद में इसे 272% का प्रॉफिट हुआ। वहीं अगर ब्राउन शू की बात करें तो ये एक होलसेल शू मैन्युफैक्चरर था जिसके स्टॉक्स काफी नीचे चल रहे थे। लेकिन ऐसा क्यों था? रेड हैट का नाम तो काफी कूल था ही, साथ ही इसके पास इंटरनेट और सॉफ्टवेयर जैसी पावर भी थी। हालांकि इनकी वैल्यू आगे और नहीं बढ़ी। इन सारे एग्जाम्पल से आपको जो चीज समझ में आई वो ये कि किसी भी कंपनी का स्टेटस हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ कंपनीज 1 या 2 महीने के टाइम में बढ़िया परफॉर्म करती हैं, या साल में भी, पर लॉन्ग रन में फेल हो जाती हैं। जबकि कुछ कंपनीज जो हमें लगता है कि अच्छा कर रही हैं, कई बार ओवर वैल्यूड होती हैं। तो पहले ये सारी कमियां चेक करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें।
एक इन्वेस्टर के तौर पर आपको यह ध्यान रखना है कि शेयर खरीदते वक्त आप भी कंपनी के ओनर बन जाते हो। फिर उस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो या फिर सीईओ, हर कोई आपके प्रति जवाबदेह होता है। अगर आपको कंपनी का मैनेजमेंट का तरीका पसंद नहीं है तो आपका हक है कि आप मैनेजर से सवाल जवाब करो, या फिर आप प्रॉपर्टी को बेचने की डिमांड भी कर सकते हैं। आज की डेट में इन्वेस्टर्स स्टॉक्स खरीदने में सारा टाइम लगा देते हैं, बेचने में उससे भी कम, और स्टॉक्स को होल्ड करने में तो जरा भी यकीन नहीं करते। कुछ इन्वेस्टर्स कंपनी को पूरी आजादी देते हैं कि वो अपने एग्जीक्यूटिव को ज्यादा पे करें। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स 1997 में वापस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव बनकर लौटे थे। चूंकि वो पहले से अमीर थे तो उन्होंने कहा कि वो साल में सिर्फ $1 सैलरी के तौर पर लेंगे। अब क्योंकि उन्होंने कोई सैलरी नहीं ली तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें 90 मिलियन का जेट गिफ्ट कर दिया था। पर क्या किसी कंपनी को इस तरह की आजादी लेनी चाहिए कि वो इस तरह के खर्चे करे? जरा सोचिए, एक ओनर होने के नाते आपके पास ये अथॉरिटी है कि आप उन लोगों से जवाब मांगे जो आपके नीचे काम करते हैं। ऐसे हर डिसीजन पर आपको सवाल उठाने का हक है जो आपको लगता है कि कंपनी के फेवर में नहीं है। जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है वो कंपनी हमेशा तरक्की करे और आगे बढ़े, यही आपका गोल होना चाहिए। अब आते हैं रिस्क पर। रिस्क के कई डेफिनेशन हो सकते हैं और वो डेफिनेशन क्या है ये काफी हद तक टाइम पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि 1999 में रिस्क का मतलब पैसे का नुकसान नहीं था, बल्कि इसका मतलब था औरों से कम पैसे कमाना। फिर 2003 आते आते ये डेफिनेशन चेंज हो गई। अब इसका मतलब है कि आपके पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे, स्टॉक मार्केट में उसका नुकसान होना। तो देखा आपने, मार्केट बदला तो मीनिंग भी चेंज हो गई, लेकिन रिस्क से जुड़े फैक्टर वही सेम हैं। बेशक आप इन्वेस्टिंग में नुकसान को पूरी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत पैसे का लॉस तो आपको झेलना पड़ेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि कहीं आप अपना सारा पैसा ना हार जाओ। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर यह समझता है कि रिस्क स्टॉक्स में नहीं है बल्कि हमारे अंदर है। रिस्क इस बात में है कि आप इन्वेस्टमेंट बिजनेस में एंटर करने के लिए कितने तैयार हो। आपको यह पता होना चाहिए कि क्या आप इन्वेस्टमेंट के बारे में उतनी नॉलेज रखते हो जितना कि आपको लगता है। दूसरी चीज, अगर आपकी एनालिसिस गलत साबित हुई तो आप क्या करोगे? इन्वेस्टिंग से पहले आपको अपने करेक्ट होने के चांस पर गौर करना चाहिए और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कहीं आपका आइडिया गलत हुआ तो फिर आप क्या करोगे। ये सारे सवाल स्टॉक्स में शामिल रिस्क से कहीं ज्यादा अच्छे रिस्क जानने के पैरामीटर हैं। रिस्क पर नजर बनाए रखने का एक अच्छा तरीका है कि हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट यूज करें। ये एक कुशन की तरह है जो आपको किसी भी भारी नुकसान से बचा कर रखेगा। वैसे लॉस आपको फिर भी होगा, पर नेट इफेक्टिव नेगेटिव नहीं होगी। पर आप ये करेंगे कैसे? आपको बस इतना करना है कि जो भी खरीदना है उस वक्त खरीदो जब उसके प्राइस इंटरेस्टिंग प्राइस से कम हो। आप ये बार अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, लेकिन यह ध्यान रहे कि प्राइस कभी भी उस स्टॉक या बॉन्ड की ट्रू वैल्यू के ज्यादा क्लोज ना हो जिस पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। मान लो कि किसी चीज का रेट आज $1 है, तो काफी हद तक मुमकिन है कि कल इसका रेट 50 सेंट हो जाए या फिर $2 भी हो सकता है, क्योंकि कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता। लेकिन अगर मुझे आज ये पता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू $1.5 या ज्यादा है तो उस स्टॉक को खरीदना मेरे लिए सेफ रहेगा। हालांकि मुझे नुकसान भी हो सकता है और नहीं भी, पर नुकसान होने के चांस जरूर कम हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह की एनालिसिस हमारे फाइनेंशियल करियर में काफी बड़ा फर्क ला सकती है। तो इस तरह की सिंपल स्ट्रेटेजी और टैक्टिक्स आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनने में काफी हेल्प करती है। तो इतने सारे चैप्टर्स में इतने सारे सीक्रेट समझने के बाद अब वक्त है कंक्लूजन का। आपने इस समरी में फाइनेंस मार्केट के बारे में पढ़ा और हमें यकीन है कि अब आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। इस समरी ने आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी के बारे में सिखाया ताकि आप एकदम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कर सकें और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। आपने इसमें करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा कंपनीज की कहानियां जानी और समझी कि स्टॉक मार्केट रियल लाइफ में कैसे काम करता है। आपने कई इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट जैसे बॉन्ड और कन्वर्टेबल बॉन्ड के बारे में भी जाना। अब जबकि आपने ये बातें जान ली हैं, तो हमें उम्मीद है कि आप किसी भी वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टर को कंपटीशन दे सकते हो और फाइनेंशियल वर्ल्ड में अपना नाम कमा सकते हो। और अब वक्त है इस बुक से आपने जो सीखा समझा और जो बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगी वो बेस्ट टेक अवेज कमेंट सेक्शन में लिखने का, ताकि इस कमेंट को राइट करते समय ही वो लर्निंग हमेशा के लिए आपके जहन में, आपके ब्रेन में इम्प्रिंट हो जाए और वो लर्निंग औरों के